मुझे अपना घर छोड़कर पापा के यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए थे, लेकिन इस बार ये दिन बहुत भारी लगे। ना माँ से बात करने का मन करता था, ना ही पापा से। एक अपराध बोध मन पे छाया रहता, जैसे मेरी गलती से कुछ कीमती खो गया हो। माँ पापा मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती थी कि कहीं मैं डिप्रेशन में कुछ कर न बैठूं। ये कितना अजीब है। उन्हें अब इस उम्र में मेरी ओर से निश्चिंत होना चाहिए था, ये सोचकर कि उनकी बेटी अपने शादीशुदा जीवन में खुश है। लेकिन अब वो मेरे भविष्य को लेकर परेशान हैं कि आगे क्या होगा। मन में एक कसक उठी, खुद को कोसने लगी कि क्यों समीर के प्यार में उलझकर मैंने अपनी वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। उस वक्त तो समीर ही सबसे अच्छा लगता था, एकदम परफेक्ट और भरोसेमंद। उसी विश्वास में मैंने अपनी जिंदगी समीर को सौंप दी थी। मेरे उस फैसले से माँ पापा थोड़ा नाराज भी रहे थे, पर मुझे विश्वास था कि हमारी लव मैरिज जरूर सफल रहेगी। बड़े बड़े दावों के साथ मैं अपने फैसले पर अटल थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो सब कितना गलत था। रेत के महल साबित हुए मेरे वो दावे। समीर से अलग होने के बाद कुछ दिन तक मन में उसके लिए बहुत गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होता गया। अब मुझे अपनी नहीं बल्कि अपने माँ पापा की चिंता होने लगी थी। मैं सोचने लगी कि अब मुझे खुद को संभालना ही होगा। एक नए फैसले के साथ मैंने माँ से कहा, माँ मैं कल अपने घर लौटना चाहती हूँ। माँ थोड़ी हैरान होकर बोली, क्यों, यहाँ कोई तकलीफ है? मैंने जवाब दिया, मुझे यहाँ रहते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं छोड़ी हुई औरत हूँ। मुझे वापस अपने घर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अपने लिए कुछ नया करना है। माँ पापा के साथ मैं फिर से अपने उसी घर लौट आई थी। यहाँ अब सब कुछ था, बस मेरा अपना वजूद नहीं था। समीर के साथ रहते हुए मैंने अपनी पहचान कहीं खो दी थी। घर वापस आना आसान नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर लगी समीर मीनू की नेम प्लेट से समीर का नाम हटा दिया। अब वहां सिर्फ मेरा नाम था। मैंने घर में प्रवेश किया और अपने बिखरे वजूद को एक बार फिर से समेटना शुरू किया। रात भर में सो नहीं पाई। खुद से सवाल करती रही कि आखिर मैंने अपने लिए फैसले क्यों नहीं लिए। समीर अक्सर मुझसे कहता था, तुम कब तक मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहोगी? और अब मैं महसूस कर रही थी कि उसने सही कहा था। अब मुझे अपनी खोई हुई पहचान वापस पानी है। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने लिए जीऊंगी, अपने वजूद के लिए, उस आत्मसम्मान के लिए जिसे मैंने समीर के साथ रहकर कहीं खो दिया था। मैं जानती थी कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे खुद को फिर से खड़ा करना था। अपने पुराने सपनों को फिर से जगाना था और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से संवारना था। और अब मैं समीर के बिना अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ और उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपने दम पर क्या कर सकती हूँ। समीर से शादी करने के बाद मैं सोचती थी कि शादी के बाद सब कुछ पति के लिए ही होता है। मुझे लगता था कि पति का प्यार एक जादू की छड़ी की तरह है जो जीवन के सारे दुख दर्द को दूर कर देगा, लेकिन मैं गलत थी। कुछ ही सालों में मैंने खुद को पूरी तरह से खो दिया था। मैं बस एक समर्पित पत्नी बनकर रह गई थी जो अपना वजूद कभी अपने पति की बाहों में, कभी उसके पैरों में, तो कभी उसके घर में खोजती थी। मेरा समर्पण बेकार साबित हुआ और मुझे पता ही नहीं चला कि समीर मेरे इस एक तरफा प्यार से कब बोर हो गया, मुझसे ऊब गया। जब मुझे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय से मैंने महसूस किया था कि समीर परेशान रहता है, खोया खोया सा। कभी कभी वो मेरा हाथ कसकर पकड़ लेता, जैसे डरता हो कि कहीं मैं उसे छोड़ न दूं। न जाने कौन सी बात उसे हमेशा डराती रहती थी। जाने से पहले उसका व्यवहार बहुत अजीब हो गया था। उसके स्पर्श में एक अजीब सी ठंडक थी जो मुझे समझ नहीं आती थी। मुझे लगता था कि वो किसी बिजनेस की समस्या में उलझा हुआ है। उसके चेहरे पर घुटन और बेचैनी साफ दिखाई देती थी। कभी कभी लगता कि वो मुझसे बहुत दूर, हजारों मील दूर है, जैसे वो सिर्फ शरीर से मेरे पास है लेकिन मन से नहीं। कभी कभी मैं कहती,
आपको आजकल क्या हो गया है? इतने चुप, इतने खोए खोए क्यों रहते हो? समीर कहता। कुछ नहीं, फिर कभी बताऊंगा। मैं उसे ज़्यादा परेशान भी नहीं करती थी। समीर कुछ मूडी है, बात का सीधा जवाब कभी नहीं देता। फिर उसका लंबा चौड़ा कारोबार, हजारों उलझनें हो सकती हैं, पर पिछले 1 साल से समीर अक्सर दिल्ली टूर पर रहता। अब तक तो हर दौरे पर वो मुझे भी साथ ले जाता रहा था, पर पिछले 1 साल से दिल्ली टूर पर मुझे चलने को नहीं कहा था उसने। इस बार जाते वक्त वादा किया था समीर ने, शादी की सालगिरह पर वो मुझे दिल्ली ले जाएगा और एक खूबसूरत तोहफा भी देगा। मैं उसी वादे पर अटकी उसका इंतजार कर रही थी। 2 महीने का अकेलापन था। इतना लंबा टूर समीर ने पहले कभी नहीं किया था। मैं कोशिश करती खुद को बिजी रखने की, कभी शॉपिंग करती, कभी फिल्म देखती, कभी सेल में जाती, किचन का नया सेट, बेड कवर, पर्दे, पौधे सब बदलती रहती। यूं भी समीर को बदलाव चाहिए था। उसे घर की सजावट में चेंज पसंद था। वो अक्सर कहता, बदलती रहा करो, ये चादर, ये कवर, ये पर्दे, मैं बोर हो जाता हूँ एक सी चीजों से। पर समीर, तुमने इस हद तक बदलाव पसंद किया, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तुमने तो मुझे भी बदल डाला। शायद तुम मुझे पलंग पर बिछी चादर की तरह समझ बैठे। मैं कोई तुम्हारे ड्राइंग रूम में रखा फूलदान नहीं थी। उस दिन शाम को मिसेस कांत के घर गृह प्रवेश की पार्टी थी। ना चाहते हुए भी मुझे अकेले ही जाना था। वहीं मुलाकात हुई मिसेस कांत की दिल्ली वाली बुआ जी से। अरे बुआ जी आप! उन्हें देखते ही मैं चहक उठी। वो मुझे अच्छी लगती हैं। पहले भी कई बार मैं उनसे मिल चुकी थी। कैसी हो मीनू? उन्होंने पूछा। एकदम ठीक। दिल्ली आने वाली हूँ मैं भी। समीर वहीं है आजकल, मैंने उत्साह से कहा। क्या अक्सर वहीं रहने लगा है? पूछते हुए उनका चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जिसमें व्यंग भी था और दया भी। मीनू, तुमसे कुछ बात करनी है। चलो ऊपर बालकनी में बैठते हैं, वो सहज होते हुए बोली। हाँ हाँ चलिए। मैं आगे चलने लगी। वो बात शुरू करते हुए बोली। दुबली लग रही हो? नहीं तो, सारा दिन खाती रहती हूँ, अकेली जो हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम विरोध क्यों नहीं करती? वो कहने लगी। किस बात का? समीर के दिल्ली जाने का। तुम रोकती क्यों नहीं उसे? दिल्ली जाने से क्यों रोकूं भला? तुम्हें नहीं मालूम? तुम अकेली क्यों रहती हो, यही समझाना चाहती हूँ। पर तुमसे कैसे कहूँ? तुम मुझे बुआ कहती हो, इस नाते तुम मेरी बच्ची जैसी हो, तो मेरा फर्ज बनता है। इतना कहकर वो चुप हो गई। मैं हैरानी से उन्हें देखती रही। मीनू जी, क्या तुम सच में नहीं जानती? उनके ऐसा कहने पर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है बुआ जी? बेटी, समीर दिल्ली बिजनेस के काम से कम और कुछ दूसरे कारण से ज्यादा जाता है। समीर के साथ एक लड़की रहती है। मैंने समझा तुम्हें पता होगा। नहीं तो, मैंने कहा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समीर मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे बगैर जी ही नहीं सकता। हमने अपनी आंखों से देखा है बेटी। वो हमारे सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। शायद वहाँ के लोग उन्हें पति पत्नी ही समझते हैं। उस वक्त मैं स्तब्ध थी। मन में लावा उगलती एक खींच थी। मैं मन ही मन बुदबुदाने लगी। बुआ, क्यों मेरे सुख चैन को यूं छीन लेना चाहती हो? ना ही बताती तो अच्छा था। मैं अपने इस झूठे भ्रम में जी रही थी कि समीर सिर्फ मेरा है। क्यों समीर और मेरे रिश्ते का सच खोल कर रख दिया? मेरे जीवन का भ्रम, जिसे मैं सच समझे बैठी थी, क्यों तोड़ दिया? तुम्हारे एक सच से मेरा सारा सुख कहाँ चला गया, मैं नहीं जानती। कितना सुख था समीर की पसंद के अनुसार घर की सजावट में बदलाव लाने का। बदलाव, इस शब्द का बोझिल भार मुझ पर लदने लगा। मैं खामोश थी। सजल आंखों से किसी के सामने सरलता से खुलती बिलकती नहीं हूं मैं अपनी पनीली आंखों को झुकाती भी नहीं, क्योंकि पानी टपक गया तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। तुम जानती होगी, हम तो यही समझे थे। नहीं। बुआ ने फिर मेरा हाथ पकड़ा। वे कोमल स्वर में मुझे सांत्वना दे रही थी। मुझे माफ करना मीनू, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें सच बताकर चोट पहुंचाई। तुम एक विश्वास के सहारे खड़ी थी,
जिसे मैंने जाने अनजाने तोड़ दिया। ये कहकर वो चली गई। मेरे मन में डर की नींव शायद उसी शाम पड़ गई थी। रात का भयानक अंधेरा मेरे मन में भी भरा हुआ था। उस रात समीर के बदलाव की हद जानने के बाद मेरा मन चकनाचूर था। क्यों मैं भी बदल दी गई, कैलेंडर के पन्ने की तरह। अगले दिन सुबह सुबह ही समीर ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैंने अनमने भाव के साथ दरवाजा खोला। क्यों, तबीयत खराब है क्या? समीर के पूछने पर मैं चुप रही। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? समीर ने दोबारा पूछा तो मैंने कहा, चाय पियोगे? हाँ। चाय का प्याला देते वक्त मैंने महसूस किया था कि समीर फिर उलझन में है। वो बोला, क्या बात है मीनू, मैं तुम्हें यूं उदास नहीं देख सकता। तो देखना ही छोड़ दो, मैं आवेश में बोल गई। समीर बिना हिले डुले अपनी जगह पर बैठा रहा। कल मिसेस कांत की दिल्ली वाली बुआ जी मिली थी, तुम्हारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में ही रहती हैं। मैंने गुस्से से कहा तो वो बोला, ओह तो ये बात है। मेरे होंठ थरथराने लगे थे और आंखें आंसुओं से लड़ रही थीं। तुमने कभी कुछ बताया क्यों नहीं समीर? क्या? यही कि दिल्ली में एक ताकत, एक शक्ति है जो तुम्हें रोक देती है मुझे वहां बुलाने से। कहते कहते मैं रो पड़ी। चलो अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। तुम्हें बताने और समझाने के एक मुश्किल काम से मैं बच गया। फिर अब क्या? मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर चुप रही मैं। वो आगे बोला, तुम चाहो तो ये घर, ये सामान सब तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जितना रुपया चाहोगी तुम्हें मिलता रहेगा। मुझे समझने की कोशिश करो मीनू। समीर, ये दान कर रहे हो? नहीं। तो फिर? मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता। समीर, तुम भूल गए, ये घर, ये तो पहले से ही मेरा है, मेरे पापा का दिया हुआ है। और तुम्हारे बैंक में जो रुपया है वो भी मेरे पापा का ही दिया हुआ है। मेरे ख्याल से तुम तो तब भी खाली हाथ थे और अब भी। समीर की आंखें भी छलछलाती गईं। उसने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर मैंने उसका हाथ झटक दिया। अब इस स्पर्श में कुछ नहीं था, सब कुछ बदल गया था। अब हमारे रिश्ते बदल गए थे, जिनका कोई दूसरा नाम नहीं था। नए सिरे से हमें लिखनी होगी जीवन के रिश्तों की इबारतें। मैं समझ ही नहीं पाई कि आखिर क्यों हुआ ऐसा। शाम होते होते समीर चला गया था, बगैर मुझे बताए, फ़ोन के पास एक पत्र छोड़कर, जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ कर देना मीनू, मैं जा रहा हूँ। शायद लौटकर कभी ना आऊँ, ना ही आऊँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में उठते सवालों के जवाब मेरे पास नहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, मैं नहीं जानता। पत्र तय करते वक्त मैंने मजबूत शब्दों में कहा था, तुम एक दिन ज़रूर आओगे समीर, पर अब बदलाव मेरे होंगे, मेरे अपने। आज 10 सालों बाद एक दिन फिर समीर मेरे सामने खड़ा था। 10 सालों का ये अंतराल कैसे कटा, ये बताना अब ज़रूरी नहीं रहा। हाँ, मैं जिंदा रही, मैंने आत्महत्या नहीं की, पर बदलाव की हद मैंने भी पार कर ली थी। आज मैं उस शहर में जज के पद पर हूँ। जी हाँ, उसी शहर में। कभी अपने लिए सही फैसला ना कर पाने वाली मैं मीनू आज उसी कुर्सी पर हूँ जहाँ दूसरों के लिए भी फैसले देने होते हैं। ऐसे फैसले जो जीवन के मायने बदल सकते हैं। एक दिन मैं कोर्ट पहुंची तो मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। मेरे सामने 40 साल की उम्र में ही 60 साल के बूढ़े की तरह दिखने वाला समीर खड़ा था। उसकी फाइल मेरे सामने थी। मिसेस सुमन सान्याल अपने पति समीर से तलाक चाहती हैं। केस में आरोप था कि समीर बाप बनने में सक्षम नहीं है और सुमन मां बनना चाहती है। जज के रूप में मुझे अपने सामने देखकर समीर हैरान था। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे, शायद खुश भी था वो मुझे सामने देखकर। बदलाव चाहने वाला समीर शायद बदलाव के क्रम में मुझे फिर से पसंद कर रहा था। आज मुझे फैसला देना था, पर समीर तो मेरे मन के कटघरे से बहुत पहले ही आज़ाद हो गया था। आज वो एक पत्नी के नहीं बल्कि एक जज के कटघरे में खड़ा था और फैसला करने वाली थी
मीनू, जिसे समीर फैसले लेने में कमज़ोर कहता था। सुमन सान्याल भी मेरे सामने खड़ी थी, सांवली, दुबली सी बंगालन लड़की, जिसने मेरे जीवन में ये बदलाव ला दिया था। मेरे अपराधी तो शायद दोनों ही थे। मैंने आंखों पर चश्मा चढ़ाया, पर सुमन के वकील के न आने पर केस मुलतवी हो गया। समीर और सुमन चले गए। मैं शाम 5 बजे तक अनमनी सी कोर्ट में ही बैठी रही। शाम को जाने के लिए बाहर निकली तो समीर मेरे सामने खड़ा था। कैसी हो मीनू? अच्छी हूँ। मीनू, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं। समीर, मुझे तो तब भी पता था। तुम्हें याद है, माँ के कहने पर हमने एक बार मेडिकल चेकअप करवाया था। उस दिन भी रिपोर्ट यही थी, पर मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मैंने यही कहा कि हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, ये सोचकर कि तुम सच को स्वीकार नहीं कर पाओगे। बोलते बोलते मैं रुआसी हो गई। और मीनू, मैंने तुम्हें इसीलिए धोखा दिया क्योंकि मैं पिता बनना चाहता था। मैंने समझा कि कमी तुम्हारे अंदर है, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मीनू, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाओ मीनू। आज भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी मेरे पति विजय गाड़ी लेकर मुझे लेने आ गए और मेरी 4 साल की बेटी दौड़कर मम्मी मम्मी कहते हुए मुझसे लिपट गई। मीनू, ये तुम्हारी बेटी? हैरान होकर समीर ने भारी मन से पूछा। हाँ समीर, इनसे मिलो, ये मेरे पति हैं, विजय। मीनू, जल्दी चलो, हमारी टिकट बुक है और हम लेट हो रहे हैं। कहते हुए विजय मुझे खींचकर ले गए, बिना समीर की तरफ कोई ध्यान दिए। हाँ समीर, हाँ, यही सच है। बदलाव की एक हद ये भी है। मैं विजय के साथ गाड़ी की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए सोच रही थी।